नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में। हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 6 बजे के आपके फेवरेट शो यानी रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण, जी हां, मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि उसकी नीयत केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है। सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर आरक्षण सही है क्या यही लोकतंत्र है? कांग्रेस के लिए योग्यता क्या कोई मायने नहीं रखती? बस मजहब देखो और ठेका बांटो। ये वही कांग्रेस है जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की थी। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं भी खड़ी की थी। अब कर्नाटक में सरकारी ठेकों को भी इस्लामी रंग देने की तैयारी हो रही है। हिंदू ठेकेदार कहीं भी जाएं, कांग्रेस को बस अपने खास वोटर्स की चिंता है। जब मंदिरों से टैक्स लिया जाता है तब कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होती है, लेकिन जब सरकारी टेंडर की बारी आती है तब उसे सिर्फ मुस्लिम याद आते हैं। ये कैसा न्याय है? कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति को अगर अभी नहीं रोका गया तो ये देश को एक और विभाजन की ओर धकेल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर अपने मुस्लिम प्रेम को साबित करने के लिए हिंदुओं के अधिकारों पर डाका डालने का फैसला किया है। सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो न केवल असंवैधानिक है बल्कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा भी है। कांग्रेस ने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता दी है और अब ये नया कदम उसी कड़ी का हिस्सा है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि किसी धर्म विशेष के लोगों को सरकारी लाभ विशेष रूप से दिया जाए। आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए होता है, न कि किसी धर्म विशेष के लिए। कांग्रेस का ये फैसला खुले तौर पर हिंदुओं के अधिकारों को छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास है। कर्नाटक में हजारों हिंदू ठेकेदार हैं जो कड़ी मेहनत से सरकारी टेंडर पाने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए अलग से 4% कोटा देकर इन हिंदू व्यवसायियों के लिए अवसरों के दरवाजे बंद करने का षड्यंत्र रच दिया है। ये केवल हिंदुओं के हक पर डाका डालने जैसा नहीं बल्कि खुलेआम एक समुदाय विशेष के प्रति अन्याय है। कांग्रेस हमेशा से ही देश को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती रही है। जब वो सत्ता में होती है तो हिंदुओं के अधिकारों को कम कर मुस्लिमों को लाभ देने की कोशिश करती है। यही कांग्रेस थी जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की थी। यही कांग्रेस थी जिसने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साध ली थी। जब देश में विकास की जरूरत है, रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है, तब कांग्रेस सरकार रोजगार के अवसरों को धर्म के नाम पर बांटने का गंदा खेल खेल रही है। ये फैसला केवल हिंदू ठेकेदारों के लिए अन्याय नहीं बल्कि समूचे कर्नाटक के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। ठेके देने का आधार योग्यता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न कि धर्म। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पूरी तरह असंवैधानिक है और बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। ये सिर्फ बीजेपी की लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस भारतीय की लड़ाई है जो निष्पक्षता और समान अवसरों में विश्वास रखता है। अगर कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की नीति का विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह के असंवैधानिक फैसले देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस सरकार का ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि उसे सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, न कि देश की। ये हिंदुओं के हक को छीनने का षड्यंत्र है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटका के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन को पास कर दिया है। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखती।
कांग्रेस पार्टी औरंगजेब और उसके आदर्शों में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी की मंशा वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने की है, कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों में मुसलमानों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की है और मुसलमानों के धर्म के आधार पर राइट्स में केसेस वापस लेने की है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की जननी है। एक तरफ हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते हैं, और जहां इनकी सरकार होती है वहां हिंदुओं के साथ में सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नफरत करती है, और कांग्रेस पार्टी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए औरंगजेबी शरीयत में बात करती है। This represents Congress's Muslim League Jinnah mindset. Now even the contracts will be given based on religious lines. Had Ambedkar ji ever thought of such kind of discrimination either on religious grounds for reservation or for giving contracts? And we always feel that the contract for a road or a bridge should be given to most competent contractor. Today even roads and bridges will be built based on community. Congress has a policy of Muslim first, vote bank first. They feel first right of resources belongs to Muslims because it is their vote bank. And who will suffer? The SC, ST, OBC community. Their share is being given either in reservation or either in such contracts. बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शौने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है। अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024 रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल। बार बार कहती, क्योंकि भारत का संविधान अलाउ नहीं करता इसको। सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं, अभी मैं उस पर आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका बैकवर्डनेस आप डिसाइड करिए, सर्वे करिए, उसको डाल दीजिए। लेकिन सीधा एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें। चलिए, आपने हमारी रिपोर्ट को देखा और आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया को भी सुना। रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी जो बातें कही गई, वहां तक तो उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या और जगह भी रिजर्वेशन देंगे, क्या ट्रेन की लाइन पर और भी जगहों पे आपके मुसलमानों को रिजर्वेशन ही देते रहेंगे। इस तरीके का आरोप अब कर्नाटक सरकार पर लगा है। लेकिन फिर से सवाल ये कि आखिर मुसलमानों को आरक्षण देने का क्या मतलब था, क्या कारण था, क्या सोच थी, इसी पे चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा। उनसे हम अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे कि आखिर कर्नाटक सरकार में एक झड़ी क्यों लगाई जा रही है मुसलमानों को देने के लिए। क्या इसमें सोच है, क्या इस पर क्या वाकई मुसलमानों को इस पर लाभ भी होगा, या फिर ये केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के रूप में इसको देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए, मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ तमाम मेहमान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अविरल मलिक जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। आपका धन्यवाद, आपने यहाँ पर समय निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप यहाँ पर आए। और अधिवक्ता सहर नकवी, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी गेस्ट हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, उनको भी हम लाइव लेंगे। लेकिन सबसे पहले अविरल, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा। बीजेपी की प्रतिक्रियाएं तो आ ही गई, लेकिन एक स्टार्ट में, क्योंकि भाई विरोध है तो विरोध क्यों है, थोड़ा समझाते हुए, विश्लेषण करते हुए कि भाई और रिजर्वेशन दिया गया तो उसका विरोध किस तरीके से और आगे किया जाएगा।
कि जिस तरीके से इनके द्वारा रिलीजियस बैकग्राउंड पर रिजर्वेशन देने की बात की गई है, ये एक प्रकार से मजहब में देश को बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से संविधान का अपमान है। ये भारतीय संविधान का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये संविधान की प्रति केवल लहराने का कार्य करते हैं, संविधान के आधार पर चलने का कार्य ये नहीं करते। संविधान के आधार पर चलने का कार्य यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी देश में करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है। और दूसरी ओर विषय है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक की ठीक है। लोग हैं, ये संविधान के आधार पर नहीं चल सकते। ये संविधान के आधार पर नहीं चलना चाहते हैं। ये जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर चलते हैं। ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को धन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित, इस फॉर्मूले के आधार पर चलते हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास, इस मूल मंत्र के आधार पर चलती है। और हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करने का कार्य करते हैं। ये सारी योजनाएं केवल और केवल एक वर्ग के लिए चलाना चाहते हैं। जो इनकी मंशा है वो स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है। ये केवल मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं, हिंदू इन्हें नजर नहीं आता। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट करने की बात करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अविरल की बात का जवाब अमित जी, आप कारण क्या था मुस्लिम रिजर्वेशन 4% देने का? अब ये कोई मुसलमान तो देखिए अलग मजहब हो गया, कोई जाति में क्या बांटेंगे आप? किस तरीके से रिजर्वेशन का प्रावधान देने की आवश्यकता क्या पड़ी? फिर बीजेपी पर आप कहते हैं कि भाई आप करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति। अगर वो धर्म की करते हैं फिर तो आप तो मजहब की राजनीति की नहीं कर रहे हैं क्या? आंध्र प्रदेश में जो 4% का रिजर्वेशन देने की बात हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ रिएक्शन नहीं सामने आया। वो धार्मिक नहीं है क्या शिवम भाई? वो धार्मिक वो भी तो है ना। तो एचडी देवेगौड़ा जी कर्नाटक में बांट के 4% गए थे, जिसे लिंगायत और अन्य वर्ग में बांटा सुप्रीम कोर्ट ने, वो धार्मिक नहीं था क्या? था ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुड़ खाएगी और गुलगुलों से परहेज करेगी, ठीक है। ये दोहरा मापदंड थोड़ी चलेगा। आप कहिए ना, अगर आप ऐसे ही धार्मिक रिजर्वेशन से इत्तेफाक नहीं रखते तो खींच लीजिए ना। पार्टी वाले इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात। एक मिनट अविरल, हाँ उनका बोलिए। आपकी बात सुनिए, तो अगर आपको ऐसे ही लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जो ने 5% आरक्षण देने की बात आंध्र प्रदेश में कही, उनके साथ सरकार चला रहे हो, समर्थन वापस ले लो। आज है दम नहीं है ना। वो राजनीतिक हैसियत नहीं है आपकी कि आप उनसे दो टूक कह सके। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता की मलाई आपको खानी बैठ के। अब सवाल कांग्रेस से पूछोगे, एचडी देवेगौड़ा जी ने जब किया, एचडी देवेगौड़ा कहाँ है? भाजपा के साथ है ना। तो उनके लिए मुंह में दही जम जाता है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए दही जम जाता है मुंह में, उस पर एक भी शब्द आपके लिए नहीं है। कांग्रेस से इधर उधर के सवाल पूछोगे, आपने क्यों किया? आप बताओ ना। आप गुड़ खाओगे, गुलगुलों से परहेज करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना डबल स्टैंडर्ड। शिवम भाई, बात ये भी बनती है कि अगर कांग्रेस से आप कर्नाटक के लिए सवाल पूछ रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी से मुखर होकर के सवाल पूछे कि आंध्र प्रदेश के मसले पर वो सत्ता में क्यों बैठे साथ? ठीक क्यों बैठे साथ? चलिए, ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं ना। अविरल मलिक है ना बैठे हुए यहाँ पर, लीजिए अविरल मलिक बिल्कुल आपसे इनका सवाल कि भाई एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ क्या समर्थन दिया जा रहा है? और दूसरा मैं भी कहता हूं कि भाई जब विरोध हम करेंगे वहां भी विरोध करेंगे। चलिए अविरल मलिक, आपका क्विक रिस्पॉन्स। जी नहीं, देखिए, मैं तो अमित जी से जानना चाहता हूं कि आखिर ये कर्नाटक तक कैसे पहुंचेंगे। इन्हें बता देना चाहिए कम से कम इस बात को। ये कर्नाटक के विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ये आंध्र प्रदेश से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये पूरे समय आंध्र प्रदेश की बात करते रहे। जिस मुद्दे पर इन्हें इन्वाइट किया गया उस मुद्दे पे इन्हें बात करनी चाहिए। अगर बात होती है उत्तर की तो ये बात करते हैं दक्षिण की, बात होती है असम की तो ये बात करते हैं राजस्थान की। आप मुद्दे के आधार पर बात करिए। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन पॉलिटिक्स करने वाले ये राजनीतिक दल। हम तो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम तो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं ये मुझे ये बताइए अमित जी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप इन पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये वहां पर गठबंधन के लिए मजबूरी में है कि भाई 4% की रिजर्वेशन वाली बात पर, लेकिन क्या आप इस रिजर्वेशन को ठीक ठहरा रहे हैं क्या? फिर
शिवम भाई, मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप एक बार इनसे मुखरता से, जैसे आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, आपका हक है, वैसे आप इनसे पूछिए ना कि आप। अरे आपके सामने हम सवाल पूछ रहे हैं, आप बोलिए ना। दीजिए सवाल जवाब तो दे ही रहे हैं वो। आप नहीं, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, इन्होंने अगर मैं मान तो चलो इन्होंने गलती इन्होंने करी, आप समर्थन, उसका भी समर्थन है क्या? अविरल जी 4% का जवाब तो दीजिए। कह रहा हूं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम तो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, आंध्र प्रदेश का मैंने प्रश्न नहीं दिखेगा। आप मुसलमान की माला जपने में लगे हैं। पूछो, तब तक 108 बार आप चार मुसलमान की माला का जप नहीं चुनावी कर बातें रहे बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। हैं। आंध्र प्रदेश का तो जेन्युइन मुद्दा है, सबके सामने है। आप समर्थन वापस लो ना, अपना उप मुख्यमंत्री हटाओ, कह दो, बोल दो ना। नहीं, पर चलिए, इनकी तो चलो गठबंधन की मजबूरी, पर कांग्रेस की क्या मजबूरी? कांग्रेस की क्या मजबूरी? दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं इनसे जवाब बिल्कुल लूंगा, इनसे जवाब क्यों नहीं लिया जाएगा? अमित जी चलिए, आप ठीक है, इन पर आरोप लगाइए, कुछ तो बोलिए कर्नाटक पे। इनके आरोप लगाने से क्या होता है? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, किस आधार पर, क्या आवश्यकता? मैं ठीक है, दोनों पे हटे, मैं कहता हूं, लेकिन किस लिए आवश्यकता किस लिए 4% की? मैं तो ये चीज कहता हूँ कि भाजपा की क्या आवश्यकता है कि आंध्र प्रदेश से इस मुद्दे पर विरोध करके। अब आप कहेंगे भाई उसने गलती की तो मैं भी गलती करूंगा। अब चंद्रबाबू नायडू के द्वारा क्या किया गया उसका जवाब है क्या ये? करके वापस आते तो समझ में आता। ठीक है, ठीक है। सत्ता में बैठे हैं ना, तो सवाल पूछने के हकदार नहीं है। आप पूछे शिवम भाई से जिम्मेदारी से। अरे मैं 3 बार मैं पूछ चुका हूं, मैं 2 बार आपसे भी पूछ चुका हूं। आप दोनों में से कोई एक ऐसा जवाब नहीं दे रहा कि ना कर्नाटक की बात ना आंध्र प्रदेश की बात। आप अमित ये बताइए, ठीक है, अविरल से तो मैं पूछ ही रहा हूँ। पहले कर्नाटक, आप समर्थन में कौन है? चलिए ठीक है, आप दोनों से मैंने सवाल ले लिया है। यहाँ पर तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। स्कॉलर भी, गंजू जी की निर्मम हत्या जिहादियों ने मार के कर दी, जिस प्रकार से की गई उस पर नहीं बोलेंगे। हाँ, दिल्ली में करेंगे शिवम भाई, दिल्ली में करेंगे गौ हत्या का विरोध, और गोवा में बीफ खाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। नहीं, कश्मीरी पंडितों पे आप बोल लीजिए ना, जिहादियों के खिलाफ बोल लीजिए। हम तो कह रहे हैं जिहादी मुक्त भारत का 4% रिजर्वेशन पर एक आरोप है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का ये आरोप है कि भाई ये आंध्र प्रदेश में तो समर्थन में मजबूरी में 4% के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन कर्नाटक के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तनुज दीक्षित को हम यहाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब भी हम बात करते हैं श्री देवगौड़ा की कर्नाटक में जो उन्होंने गलत किया था, अगर आपको गलत लगता है तो आज भाजपा के साथ क्यों है? हाँ, चलिए ठीक है, आप दोनों को मौका। तनुज दीक्षित, आपका क्या रिस्पॉन्स है भाई? ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारे मामले में तो आप यहाँ पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के मामले पर आपके पास कोई जवाब नहीं। देखिए, पहले समझना होगा कि आज तक जो भी आरक्षण की नीतियां थी, आज उसका एक चरम सीमा पे जाकर हम कहेंगे कहीं ना कहीं मिसयूज किया गया है। आरक्षण होता है गरीब तबके को आगे लाने के लिए। आरक्षण की आवश्यकता कहां पड़ती है, उसकी विचारधारा क्या थी, आज उसको लगता है कि अगर बड़े टेंडर, यानी जो लोग टेंडर लेने में सक्षम है, कहीं ना कहीं वे आर्थिक रूप से भी सक्षम मुसलमान होंगे। निश्चित रूप से कोई भी जाति का व्यक्ति अगर टेंडर लेने की सक्षमता रखता है तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। ऐसे में आरक्षण की जो नीति है उस पर एक बेहद बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है कहीं ना कहीं कर्नाटका में आज उठा है। 13% कुल आबादी के मुसलमान वहां पर रहते हैं कर्नाटका राज्य में, और 4% के आसपास टेंडरों के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी, एक नई कोई नीतियां कांग्रेस के साथ साथ देश में एक नई कोई इस तरीके की जो नीतियां हैं। थोड़ा सा ऑडियो में यहाँ पर ग्लिच है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पर इशू है। तनुज दीक्षित जी की बात भी हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन तब तक जब तक वो ठीक हो जाता है, सहर नकवी जी आपका क्या रिस्पांस रहेगा इस मामले में? क्या वाकई आवश्यकता है? यहाँ पर चलिए कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है क्या वाकई आवश्यकता है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की? और फिर ये एक बवाल हो जाता है, विवाद बन जाता है। उतना तो शायद आवश्यकता भी नहीं थी देने की, लेकिन अब इस पर विवाद जो चलेगा वो काफी दिनों तक एक दूसरे पर वार पलटवार का मौका दे देगा। और ये मजहबी राजनीति नहीं है क्या, सहर नकवी जी? जी बिल्कुल, ये एक तरह से देखिए टेंडर है। टेंडर में अगर आप मुस्लिम हिंदू की जरूरत क्या पड़ी है? टेंडर में तो एलिजिबिलिटी होती है कि किस फर्म के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं,
कितनी वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहा है टेंडर की एलिजिबिलिटी के लिए। आप किस तरह से दे देंगे 4% का आरक्षण? क्या एलिजिबल नहीं होगा जो उसको भी दे देंगे? क्या आपने पैमाना क्या रखा है? आरक्षण टेंडर में किस बात का? चलिए शिक्षा में आरक्षण मैं मानती हूँ कि दे देना चाहिए, और किसी में जीवन यापन करने की कोई भी और भी गरीबों के लिए आप योजना बना देते हैं तो उसमें भी मैं मानती हूँ, चलिए ठीक है आप दे देते हैं। हमेशा से दलितों का एक आरक्षण रहा है, उस पर कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जिसने ऑब्जेक्शन भी किया है तो यही कहा है कि एलिजिबिलिटी आप टेस्ट करके ले लीजिए। किसी भी नौकरी में हो, आप अगर टेंडर में कर रहे हो तो आप करना क्या चाह रहे हो? और टेंडर क्यों सामान्य लोगों को देना चाहिए जो एलिजिबल हो? हम कह रहे हैं फर्म, जो फर्म एलिजिबिलिटी पास करती हो, आपकी पैमाने पास करती हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से हिंदू मुसलमान की जरूरत क्या पड़ गई? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। आप देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? ये पॉलिटिकल एजेंडे क्रिएट कर रहे हैं ताकि विरोध हो। आप हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। इनको टेंडर देंगे, उनको फला चीजें देंगे। गलत और सही का आप फर्क नहीं बता रहे हैं, आप खुद गलत करवा रहे हैं। क्यों इस तरह की भ्रष्टाचार करने की, आपको करप्शन करने की, एक तरह का भ्रष्टाचार है, करप्शन है। आप क्या करवा रहे हैं? हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस 70 साल से देश को बर्बाद करती चली आई है, फिर ये आरक्षण के नाम पे लूटेगी, बर्बाद करेगी। करेगी क्या? ये बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। आज अगर 20 सालों में, इन 10 सालों में अगर देश डेवलपमेंट की तरफ बस बढ़ गया है हमारा, तो आपको ये बात हजम नहीं हो रही किसी भी तरीके से कि मोदी सरकार ने ये कर दिया तो गलत कर दिया। आप रोना रोते रहते हो हर बात पे। अब आपको कर्नाटक में अगर आपकी गवर्नमेंट है तो आप एक समान लोगों के साथ ट्रीट करिए। हमारे देश के कर्नाटक स्टेट के भी जितने भी नागरिक हैं वो आपके लिए तो सामान्य होने चाहिए ना। टेंडर हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, सारी फैसिलिटी बराबर से मिलनी चाहिए। बराबर के हकदार हैं, हम नागरिक हैं। आप नागरिकों को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या कर रहा है? मैं मुस्लिम हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत का सपोर्ट कर दूंगी। मैं एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट हूँ, रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ देश की। मेरे लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, इंसान इंसान है। आप एजुकेशन अगर देना चाहते हैं तो वो हिंदू बच्ची हो, मुस्लिम बच्ची हो, सबको आरक्षण दे दीजिए। शिक्षा का राइट बराबर का होता है। यही तो हमारा संविधान कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारा कि हम शिक्षा का अधिकार बराबरी का रखते हैं। लेकिन आपने बराबरी का राइट नहीं दिया। आपने स्कूल खोल दीजिए, सारे बच्चों को दे दीजिए। जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आरक्षण दे दिए 4% का। टेंडर में क्यों? टेंडर की में अगर आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी टेंडेंसी खराब है। कोई ना कोई ये गलत फायदा लेना चाहते हैं। मिसयूज हो रहा है इन चीजों का। बस मेरा यही कहना है कि देखिए मिसयूज ना हो, देश में कहीं पर भी ऐसा विवाद ना हो कि आप हिंदू मुसलमान का एजेंडा क्रिएट कर दें। आप समाज को जोड़ के चलिए, तोड़िए मत। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अमित तिवारी जी, आपको जवाब का एक मौका, फिर उसके बाद तनुज दीक्षित पर जाएंगे। देखिए शिवम भाई कुछ आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आवाज। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप जवाब दे सकते हैं कि भाई यहां पर वो कह रही हैं कि भाई क्या आवश्यकता क्या थी 4% की। आपको बीजेपी पर हमलावर हो सकते हैं, उसके लिए आपको खूब पूर्ण आजादी है, लेकिन आवश्यकता क्यों ये कह रही हैं? मुस्लिमों को कर्नाटक में रिजर्वेशन दिया जा, तो सहर जी का हमने विरोध नहीं देखा। मुस्लिम बच्चियों को जब कर्नाटक में दिया जा रहा है तो आज स्क्रीन पर आप शो कर रहे हैं ये मुस्लिम बच्चियों को, ये मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। लेकिन यही जब आंध्र प्रदेश में बीमा दिया जा रहा है और भी दे, तो उस पर आपका एक सवाल नहीं क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है, इस वजह से। तो आपको अगर देखना है, अगर आपको धार्मिक उन्माद से आगे लेके जाना है, सहर जी ने कहा कि 10 सालों में जो विकास हो गया 70 साल में, ये तो बीजेपी की टैगलाइन है। सहर जी 70 साल में अगर IITs और MNITs नहीं बने होते तो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी उन IITs और MNITs को जो आम जनता के लिए खुले थे वो बेच नहीं पाती, अरबपतियों मित्रों के हवाले उनको लीज और टेंडर पर नहीं उठा पाती अगर वो 70 साल में बनाए ना गए होते। भाजपा का स्टैंड 70 साल वाला, ये लिखा लिखाया रटा रटाया कब तक बोलेंगे? कुछ तो आकलन करके बोलना पड़ेगा ना। आज की जनता को कुछ महंगाई पर बात करेंगे। आपने कहा कि जब कर रहे हैं 2G 3G वाले लोग महंगाई की बात करेंगे, ये 2G 3G वाले लोग, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोग, इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने वाले लोग, करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोग, डिवाइड एंड रूल की बात करने वाले लोग, ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग आज महंगाई पे बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार का चमत्कार आखिर हो रहा है अमित जी? आप लोग केवल यदि कुछ कर रहे हैं तो इस देश को विभाजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एलिजिबिलिटी महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश के अंदर समर्थन हो गया और कर्नाटक में सवाल पूछोगे, कितने दोगले हो जाओगे भाई राजनीति में? राजनीति में कितना दोगलापन चलेगा? आंध्र प्रदेश पे बोलो ना, मुंह में दही जमा है क्या? नहीं जमा है ना? आप बोलिए, आंध्र प्रदेश की बात करिए। क्या वो आपके लिए स्टेट नहीं है क्या? वाह, मुख्यमंत्री बना लिए, उसका कुछ बोलोगे?
चलिए ठीक है, दोनों को बोलने का जवाब, दोनों को बोलने का मौका यहाँ पर। अविरल मलिक जी, आपकी बात पर भाई, लेकिन दो आपको घेर जो रहे हैं वो भी अपने हिसाब से सही हैं। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तनुज दीक्षित बहुत समय से आपका भी यहाँ पर इशू आ रहा था टेक्निकल, लेकिन अब आप बोलिए। यहाँ पर भाई वो कह रहे हैं कि भाई चंद्रबाबू नायडू सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या ये बीजेपी की आइडियोलॉजी से तब मैच नहीं करता? लेकिन कर्नाटक वाले मामले में क्या ये दोनों को एक साथ देखा जाए इस तरीके से, फिर तो भारत में हर जगह मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। देखिए, यहाँ बात सिर्फ रिजर्वेशंस तक की नहीं है। कर्नाटक स्टेट की अगर हम सरकार के बजट में जो मुसलमानों को जो फायदे मिलते हैं, शिवम जी, अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो इमामों को 6,000 रुपए का मासिक वेतन कर्नाटक सरकार देती है। आज ही लोक निर्माण के जो ठेके टेंडर होंगे उसमें 4% का आरक्षण दिया है। मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता कर्नाटक सरकार देती है। वक्फ की संपत्तियों को, कब्रिस्तानों के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट कर्नाटक सरकार ने बना रखा है। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट कर्नाटक सरकार के पास में है। मुस्लिम कल्चर प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए का बजट है। कई सारे इलाकों में ITI मुस्लिम कॉलेजेस हैं। कई जगह पे हम देख लें, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस की छूट कर्नाटक राज्य में है। उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए ट्रेडिशनल PQ कॉलेज तक कर्नाटक सरकार में है। बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार हुआ है और मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तक है। हम बात यहां कर रहे हैं कि ये जातिगत रूप से कर्नाटक सरकार क्यों फायदा पहुंचाती है, आखिर क्यों यहां पर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए कोई पॉलिसीज में या फायदे या कोई इस तरीके की घोषणाएं बजट में नहीं देखने को मिलती है। ये बेहद बड़ा सवाल है। जी शिवम जी। ठीक है, बिल्कुल। अमित तिवारी, आपको मौका। हाँ ठीक है, अमित तिवारी का यहाँ पर नेटवर्क गड़बड़ है। अविरल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, आप अपनी बात को पूरा करिए कि भाई उन्होंने तो आप पे पहली बात ये कह दी कि भाई आंध्र प्रदेश का मुद्दा उठा दिया, अब आपका जवाब। जी नहीं, देखिए, आंध्र प्रदेश चिल्लाने का कार्य कर रहे हैं और ये महंगाई पे बात कर रहे थे। आखिर किस प्रकार का ये चमत्कार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात कर रही है। ये इस देश में 60 साल तक राज कर चुके, 60 साल ये इस देश में शासन कर चुके, और आज ये महंगाई की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये तब क्या कर रहे थे जब इनकी सरकार थी? ये 60 साल जब केंद्र की सत्ता में बैठे हुए थे, जब वहां विराजमान थे, जब वहां केवल लूट मचाने का कार्य कर रहे थे, भ्रष्टाचार को फैलाने का कार्य कर रहे थे, ये तब आखिर क्या कर रहे थे? इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। ये 2G 3G वाले लोग, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोग, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला करने वाले लोग, इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करके लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, संविधान का जनाजा निकालने वाले लोग आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बैंकों में खाते तक नहीं खुलवा सके। बैंकों में खाते भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाए, शौचालय भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, पक्के मकान भारतीय जनता पार्टी ने दिए। आखिर कर क्या रहे थे? इसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, इसका इन्हें ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ इन्हें जान लेना चाहिए कि अंग्रेजों की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस देश पे अब चलने वाली नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, ये राज करना चाहते हैं इस देश पर, ये अंग्रेजों की तरह जनता को गुलाम बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस कार्य में नाकाम साबित होंगे। इस चीज को इन्हें लिख कर रख लेना चाहिए और उसके साथ साथ इन्हें कर्नाटका के विषय पर उत्तर देना चाहिए। और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है और वो राहुल बाबा के हाथों से होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के 2 सपने थे। एक गांधी जी का सपना था स्वच्छता के संबंध में, वो स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया, और दूसरा सपना था कांग्रेस पार्टी को भंग करने का आजादी के पश्चात, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं राहुल गांधी के हाथों से पूरा हो जाएगा। ठीक है। अमित तिवारी क्या अभी हमारे साथ है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं अपने प्रोडक्शन से। चलिए बाकी मेहमानों पर चलते हैं, जब तक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, दर्शकों थोड़ा माफ कीजिएगा। लेकिन अधिवक्ता सहर नकवी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। सहर, आप ये देखिए, आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया वहां पर आप कहते हैं कि भाई ये एक रिजर्वेशन दे के इसका लाभ तो क्या ही होगा, जो क्वालिफाइड होगा उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन अब ये आपको समझ में, आप भी तो समझ रही होंगी कि भाई मुसलमानों को एक तरीके से इस्तेमाल तो राजनीति के लिए किया ही जा रहा है। इसमें अंततः जो नुकसान है वो आम मुसलमान का ही तो है, वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। इस 4% की जो मीडिया जितना उसको कवर देगा, जिसके बारे में जानकारी देगा, ये संदेश मुसलमानों को इस तरीके से नहीं चला जाएगा कि भाई देखिए एक पार्टी हमारे बारे हित में सोच रही है, लेकिन टेक्निकली क्या वो हित हो रहा है? देखिए, मुसलमानों का हित अगर करना होता है तो कांग्रेस पार्टी इन 70 सालों में जब आप सत्ता में राज कर रहे थे तब आप कर देते। आज ये लॉलीपॉप की तरह जो आप 4% का आरक्षण दे रहे हैं, इसमें इनके ही लीडर्स का फायदा होगा कहीं ना कहीं।
ये कांग्रेसी लीडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी 4% का आरक्षण दिया जा रहा है इनके द्वारा, जो कि देश हित में, जनहित में सही नहीं है। क्योंकि जो भी एलिजिबिलिटी के आधार पे अगर टेस्ट के हिसाब से खरा उतरता है तो वो देश के लिए काम करेगा, सही इंसान होगा, सही कॉन्ट्रैक्टर होगा। आप क्या देना चाह रहे हैं देश को? जो 70 साल में आपने दिया वही फिर कर्नाटका को आप उसी रूप पे मोड़े जा रहे हैं। आप बीजेपी चिल्लाते हैं कि बीजेपी की नीतियां गलत थी। आपकी कौन सी नीति सही थी जो देश हित में सही साबित हुई है? इन 70 सालों में आपने देश को जवाब नहीं दिया। पूरे देश की जनता आपसे जवाब मांगती है, आपने किया क्या? आज 10 सालों में आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सुधार देंगे, हम आएंगे तो ये चीजें ठीक कर देंगे। आपने मोदी सरकार की नीतियां देखी है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी का फेवर करती हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं सिर्फ सोशल हित में जो चीजें हैं उचित लगती है मुझे, मैं वही बोलती हूँ। मैंने यही देखा है कि 10 सालों में अगर मोदी सरकार की कोई भी पॉलिसीज आई है, कोई भी नीतियां आई है, तो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको बराबर आई है। बच्चियों के लिए अगर स्कॉलरशिप आई है तो मदरसों में भी बराबर की स्कॉलरशिप आई है और स्कूलों में भी बराबर की स्कॉलरशिप आई है। आपने अगर दे दिया तो आप कहीं ना कहीं खुद बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और पूरे देश में ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा स्ट्रांग हो जाए। वोट बैंक साधने के लिए ये लालच जो है वोट बैंक साधने के लिए। ठीक है अमित जी, जवाब वोट बैंक का लालच। देखिए आंध्र प्रदेश का मुद्दा तो कंटिन्यूटी में था, लेकिन ये तो कुछ नया है। शाहिद जी का जवाब दे दूं। शाहिद जी ने जब ये चीज कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पक्षता नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कहती। अरे पूरी दुनिया देख रही है आपको। आपने नहीं कहा जो कांग्रेस ने 70 साल में IITs और MNITs बनाए, आप एक अधिवक्ता होने के नाते जब उनको लीज पर दिया गया और उसमें पूरे देश के लोगों के जो गरीब बच्चे थे उनको शिक्षा से वंचित किया गया, आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दिया, कोई आपने अपील लड़ाई? नहीं ना। मैडम ये मत कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से नहीं बोलती। आप कहिए ना कि जो MNITs और IIT 70 साल में बनी थी, वो लीज पर उठा दी गई, उनकी फीस को 700% बढ़ा दिया गया। आप उठाइए ना। दूसरी बात, दूसरी बात, अरे जवाब दे दे। राजनीतिक बेसमनी से परिपक्व अधिकार से चले, बिल्कुल भी राजनीतिक शिक्षिता का मान सम्मान नहीं रखते और जो राजनीतिक शिक्षिता से बना करते रह सकते उनके लिए संवेदन भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अभिनंदन भाई, सुनो ना मेरी बात को, सुनो ना मेरी बात को। जो कड़ी पार से चले इस प्रकार से नहीं चिल्ला है। राजनीतिक शिक्षिता की रोटी बना के खा जाने वाले लोग बताएंगे आकर के सीधी चैनलों पर बैठ करके किसी को राजनीतिक शिक्षा, कभी तो शर्म आनी चाहिए ना, कभी तो शर्म आनी चाहिए ना। कुछ तो बेकार तथ्य खा के नहीं आया करो, उसके कर में कर जाया करो तो कम से कम कुछ बोल नहीं लिया करो। किसी घोटाले में 10 साल की सरकार ने किसी को सजा दिलाई, अपने मुट्ठी में लेने का कार्य किया और उसके साथ साथ जुडिशरी को कब्जे में लेने का प्रयास इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। और जनता के मध्य में भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास कर रही है सबको नजर आ रहा है। हम महंगाई मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं, रोजगार युक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं, वो जनता को नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी नहीं नहीं जा सकते कि ये शांतिपूर्वक वार्तालाप करेंगे, शांतिपूर्वक ना है। ठीक, दोनों व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे, व्यक्तिगत जवाब मिलेगा। राहुल बाबा से कुछ बोलोगे ना तो तड़ी पार का चेले के अलावा कोई संबोधन आपके लिए नहीं होगा कि राजनीतिक शिक्षा की रोटी बना के खा जाते हो ना। राजनीतिक शिक्षा की रोटी बना के खा गए तो टीवी चैनलों पर डिबेट करो जा करके, ऐसे चलेगा नहीं तो समझ लेना, ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए आते हैं वापस आते हैं। ठीक है, राहुल बाबा पे कहाँ चली गई बात, लेकिन आज चर्चा राहुल गांधी की भी चर्चा रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से कही गई थी कि भाई ये उनके कहे बिना ये कर्नाटक में मुमकिन नहीं हुआ ऐसा। ठीक है अमित जी, आपको आप दोनों को मौका दिया बोलने का। तनुज दीक्षित जी, हाँ ठीक है, आप बोलिए, ऑडियो आप रखेंगे, सभी का आप रखेंगे। हाँ बोलिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एक हम देखते हैं कि हमेशा मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हिंदूवादी सरकार के आरोप लगते आए, लेकिन हमने कभी भी इस तरीके की कोई मेजर आरक्षण, देखिए आरक्षण जातिगत
हो सकते हैं आरक्षण, इस तरीके से नहीं हो सकते हैं कि आप टेंडर्स के अंदर भी करेंगे आरक्षण। ईडब्ल्यूएस के ऊपर हो सकता है, जो वीकर सेक्शन हो, जो पिछड़ा वर्ग हो, जिनको आरक्षण की आवश्यकताएं हो, जिनको आगे लाना हो, ऐसे में आरक्षण की जो विशेषताएं हैं वो परिभाषित होती हैं। लेकिन आज अगर किसी बिजनेस के अंदर, बिजनेस मॉडल्स के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू में अगर टेंडर्स के अंदर आरक्षण का अगर एंट्री हुई तो निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में विकास तो बहुत दूर हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में जो विकास हो रहा है उससे भी हम कहीं पिछड़ जाएंगे। इस तर्क से तो सहमत हैं अमित तिवारी जी की रिजर्वेशन किस तरीके का, बस ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ही को मौका दूंगा, ये मत सोचिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन देना और वो फिर तो सहर नकवी जी जो कह रही थी कि भाई अपने कुछ फायदा के लिए है क्या, ये आप जवाब देंगे? नहीं, हम बिल्कुल जवाब देंगे शिवम भाई। अभी तनुज भाई कह रहे थे इमामों को 6,000 रुपए की दिया जाता है कर्नाटक में। मैं आपको बता दूं, आप फैक्चुअल चेक करिएगा तनुज भाई, इमामों को पैसा सरकार के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन उनकी जो सैलरी जाती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोर्ड से जाती है। आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे मैसेज आप चेक करिएगा इसको। अगर मैं दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग है, सरकार अपनी तरफ से 6,000 रुपए दे रही है इमामों को कर्नाटक के अंदर। ठीक है, वक्फ बोर्ड तो खुद कटघरे में है, वक्फ बोर्ड तो खुद कटघरे में। अमित जी आपका जवाब। एक मिनट अविरल जी, जवाब आ जाए, एक बार जवाब चिल्लाने वाले लोग यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। अमित का एक बार जवाब, अमित जी आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। हाँ अमित बोलिए। चिंता नहीं करते, विकास की चिंता नहीं करते हैं, इन्हें बस मुसलमान चाहिए, ये केवल मुसलमान की बात करते हैं। चलिए अमित का जवाब, ठीक है अविरल आएंगे आप पे। हाँ मुझे जवाब देने दीजिए ना, मैं बीच में नहीं टोकरबाजी नहीं देखी। मैं जानना चाह रहा हूँ, बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ कि तनुज भाई ये भी सवाल पूछे कि मुस्लिम आरक्षण का, जहां पर आपने सवाल पूछा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के पूछिए सवाल कि आपने आंध्र प्रदेश में 5% का जो रिजर्वेशन दिया आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार, उसके विरोध में सवाल पूछिए। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश के, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अमित जी आप इस पर तो जवाब दीजिए। आंध्र प्रदेश का फिर एग्जाम्पल सेट करके, नहीं फिर ठीक है अमित तिवारी जी, नहीं ठीक है अमित तिवारी जी की बात बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आंध्र प्रदेश का। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश छोड़कर कहीं ऐसा लागू किया? और अब क्या कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कांग्रेस अगर कर्नाटका के इस कदम से सहमत है, आप अगर सहमत है, आपकी तो पार्टी है, सहमति की बात नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार हो तो हर जगह क्या 4% होगा मुसलमानों का? ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ शिवम भाई, मैं अगर मगर छोड़ देते हैं। आर रविशंकर प्रसाद जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद जी को नैतिक हक कब था जब वो आंध्र प्रदेश से समर्थन वापस लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अगर वहां वो समर्थन कर रहे हैं तो उनको नैतिक हक नहीं है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे। नैतिक हक है किसको नहीं है? वो राजनीति में तो फिर क्या नीति, क्या किस बात की? आप मुझे ये बता दी, ठीक है, मैं आप इनसे लीजिए ना सवाल, आपको कौन रोक रहा है? आप नैतिक सवाल पूछिए अविरल जी से। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, क्या कर्नाटक मॉडल अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर देश भर में लागू होगा? वो तो चलिए चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी सरकार है, वहां तो गठबंधन की बात है, लेकिन क्या पूरे देश में लागू होगा? मैं यही तो कह रहा हूं सवाल। सवाल मैंने कितनी बार पूछा, मुझे सुनिए कर देंगे, मैं उत्तर दे रहा हूँ। पूरे देश में लागू होगा क्या 4%? कांग्रेस की सरकार आती है। कौन प्रधानमंत्री थे? ठीक चलिए नहीं अमित जी, मतलब केवल 4% नहीं, बहुत झड़ी मुसलमानों के लिए, हित के लिए बहुत कुछ कर दिया आपने कर्नाटक में, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, अगर ऐसी चीखना चिल्लाना है ना, कोई चीख नहीं चिल्ला, देखिए अब आप दोनों पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, अब आपस में नहीं, ठीक है, सबको मौका, आपको अमित जी आपको सबसे ज्यादा मैं मौका दे रहा हूं, तो आपके तर्कों का जवाब क्या पता उनको चुभ रहे हो। नहीं ठीक है अमित जी पहले आप एक मिनट अविरल जी, एक मिनट, इनका एक 1 लाइन में जवाब बस। अविरल जी 1 मिनट, अमित जी बस आप ये बताइए, क्या ये कर्नाटक का मॉडल कांग्रेस, आप अगर उम्मीद करते हैं कल को कांग्रेस आएगी पूरे देश में, 4% मॉडल क्या पूरे देश भर में आ सकता है? कांग्रेस का कोई मॉडल नहीं है, मॉडल आंध्र प्रदेश का भी ले सकते हैं। अगर इसे कर्नाटक का मॉडल मानते हैं तो आंध्र प्रदेश का भी मॉडल मान सकते हैं। हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश का मॉडल पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए।
हाँ ये जो रटे रटा है भाई, ये रटे रटा है 2G 3G 5G और 8G का नाम लेते हैं ना, पता नहीं किस प्रकार से बेतरतीब से बोल लेते हैं। इनकी कोई एजेंसी घोटाले पर प्रूफ नहीं कर पाई। ठीक है अमित जी आप बात वही आप मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आपको मैं बराबर का मौका दे रहा हूं, आप इन्हें घेरिए, लेकिन आप ही उत्तर नहीं देते कि भाई पूरे देश में ऐसा मॉडल सही है कि नहीं। पूछने के पहले ये सवाल पूछ रहे हैं अमित जी कि कहीं ना कहीं आप आंध्र प्रदेश का सवाल बीजेपी से करिए, तो देखिए सवाल करना मुझे लगता है शिवम जी आपका काम है, लेकिन उसके बावजूद में हम ये सोचे जो सवाल आपने किया है कर्नाटका को लेकर, उसका जवाब कब मिलेगा? क्या डिबेट की बात देंगे अमित जी? अमित जी वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म। अमित जी लास्ट में कर्नाटक मॉडल देश भर में लागू करेंगे अगर जीती कांग्रेस? लागू करेंगे कर्नाटक का वो मॉडल जिसमें 2500 रुपए बच्चियों को मिलता है, फ्री मिलती है एजुकेशन, जहां पर मिलता है फ्री महिलाओं को। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं अब जवाब आया, वैसे घुमा के आया, तभी आप सब प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय इतनी अनुमति देता है। सैर नकवी जिस तरीके से आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, अविरल मलिक जी आपका भी धन्यवाद, तनुज दीक्षित जी आपका, अमित तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों मुद्दा ये था कि भाई कैसे मुसलमानों को आरक्षण दिया गया तो हिंदुओं का क्या होगा, लेकिन वहां से भी एक तर्क आया कि भाई आपके जिस गठबंधन में आप हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पास में आपका फटाफट अंदाज में जो खबरें वो आपका इंतजार करें, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस आएंगे।